नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद एमवीए गठबंधन के जो उनके साथी हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं नाम लूँ शरद पवार का, जो एमवीए गठबंधन के सर्वे सर्वा कहे जाते हैं, सारी रणनीति एमवीए गठबंधन को बनाने के लिए जो तय की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान अगर हम देखें तो वो शरद पवार का था। लेकिन अब जब शिवसेना पार्टी पर इतनी बड़ी मुसीबत आई, पार्टी में टूट हुई, उसके बाद उनके एक बड़े नेता पर यानी कि संजय राउत पर ईडी ने इतना बड़ा शिकंजा कसा, यहाँ तक कि उनको पूछताछ के लिए ईडी ने अपने हिरासत में ले लिया। लेकिन अगर बयान नहीं आया किसी का इन सारे मामलों में लेकर के, तो वो नाम है शरद पवार का। तमाम लोग इस बात से भौचक्के रह गए कि शरद पवार जिस तरीके से तमाम बातों पर महाराष्ट्र की हर छोटी इंसिडेंट पर प्रक्रिया देने वाले नेता ने इतने बड़े गिरफ्तारी पर, हालांकि वो एमवीए गठबंधन के बड़े हिस्से के तौर पर देखे जाते थे, संजय राउत, उनकी भी तमाम जो मेहनत है इस एमवीए गठबंधन को बनाने में बाज़ाब्ता तौर पर नज़र आती थी। लेकिन शरद पवार का कुछ नहीं बोलना अब तक उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक बड़े खेल को दर्शा रहा है। क्या शरद पवार को डर है आने वाले समय में कि उनके खिलाफ कहीं ऐसा ना हो ईडी उनके घर पहुंच जाए? तमाम विपक्षी नेताओं को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, अभी तमाम लोग के दिलों में एक डर बैठ गया है कि अगर हमने बोला तो ईडी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। और इसी डर के चलते क्या शरद पवार ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है प्रांशु जी। उनसे सारे सवाल पूछेंगे और शरद पवार की उस खामोशी के पीछे की रणनीति को समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि शरद पवार जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब तक एक बार भी कोई बयान नहीं दिया है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है उनकी? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। बात यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर गौर किया जाए, सबसे पहले शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो रहे, वो तमाम दिक्कतों का सामना किए। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेहद करीब हैं सांसद संजय राउत। ऐसे में संजय राउत की गिरफ्तारी पर लगातार विपक्ष अपनी बात रख रहा है। यहाँ तक कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने ये कहा कि संसद तक वह इस मुद्दे को लेकर जाएंगी कि ईडी जिस तरीके से छानबीन कर रही है, ये सब कुछ क्या देखने को मिल रहा है, उनको न्याय चाहिए। वह कहती हुई नजर आई कि वह न्याय की मांग करेंगी। और दूसरी ही तरफ शरद पवार के भतीजे एनसीपी के दिग्गज नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी अपनी बात रखी कि ईडी बार बार उनके घर क्यों पहुंच रही है, क्यों छापेमारी करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से सवाल खड़े कर दिए हैं विपक्ष ने। लेकिन शरद पवार ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी। तो ऐसे में देखा जाए शरद पवार की चुप्पी के पीछे कई कारण यहाँ पर जो हम कयास लगा सकते हैं सिर्फ कि आखिरकार असली वजह क्या है, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। फिलहाल देखा जाए अजीत पवार यहाँ पर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। अजीत पवार ने यह भी पूछा कि ईडी बार बार क्यों उनके घर पहुंच रही है। अजीत पवार साफ तौर पर ईडी को लेकर ये तंज कसते हुए नजर आए हैं नई सरकार पर। लेकिन शरद पवार की चुप्पी यहां पर यह सवाल भी खड़ा करती है कि अजीत पवार पर भी एक वक्त ईडी ने शिकंजा कसा था। शायद इस वजह से वह बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कहीं उनके घर पर ईडी ना पहुंच जाए। तो ऐसे में देखा जाए केंद्र सरकार का जो फैसला है वो ना सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला है, बल्कि कांग्रेस भी यहाँ पर घिरती हुई दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी जो है वो है नेशनल हेरल्ड केस मामले में बुरी तरीके से फंसी हुई हैं और इस अखबार के दफ्तर के साथ साथ तकरीबन 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। तो झारखंड की राजनीति भी इसमें सुर्खियों में आ गई है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर साफ तौर से ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनको ईडी का डर है और जिन्हें कहीं ना कहीं लगता है अगर शायद उन्होंने कोई घोटाले किए हैं तो शायद ईडी उनके घर के चक्कर भी ना लगाना शुरू कर दे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ईडी के डर से ही शरद पवार जो खामोशी इख्तियार कर रखे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, उस मामले को समझने का प्रयास किया जाए कि संजय राउत के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो किस वजह से हुई है, इतने पुराने मामले को लेकर के आज ईडी ने इतना बड़ा बना दिया कि ऐसा लग रहा है कि ये अभी का मामला है। आपको बताएं कि जो पात्रा चौल भूमि विवाद का मामला है वो 2007 का है, लगभग एक दशक पहले, 1.5 दशक पहले का मामला है। उसको लेकर के अब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। उसके पीछे वजह जो बताई जा रही, तमाम सूत्र के हवाले से, तमाम रिपोर्ट्स के हवाले से जो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है तमाम विपक्ष के नेताओं पर, ताकि उनकी आवाज़ जो है वो दबाई जा सके। और इसी विषय में शरद पवार ने जो अपनी खामोशी अख्तियार कर रखी है, तो कहीं ना कहीं दबी जबान में उनका विरोध जो है महाराष्ट्र में शिवसेना के लीडरों ने करना शुरू भी कर दिया है। शरद पवार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इस
गठबंधन का निर्माण किया, और इस गठबंधन के निर्माण में जो सबसे अगर दूसरे नंबर के योगदान की बात की जाए तो संजय राउत का ही था। और संजय राउत जिस तरीके से राज्यसभा में खड़े होकर के सत्ता के जो नेता हुआ करते थे शीर्ष स्तर के, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, उनको जिस तरीके से ललकारा करते थे, तो ये अंदेशा जो है लगातार जाहिर किया जाता था कि उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और आज ऐसा हो भी गया कि उनको गिरफ्तार करके ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि महाराष्ट्र में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है उसके बाद अब क्या लगता है कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना पार्टी जो है वो फिर से पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर पाएगी? देखिए, संजय राउत जो है वो शिवसेना पार्टी का एक अहम हिस्सा है। बाला साहेब ठाकरे जी के समय से वह इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और संजय राउत को लेकर हाल ही में जो अपडेट सामने आए हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, रामदास कदम ने अपनी बात को रखा था कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से तैयार हो गए थे बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए, लेकिन संजय राउत बीच में आ गए और संजय राउत ने ऐसा होने ही नहीं दिया, क्योंकि अब जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है, उनकी पार्टी के जो उनके गुट के जो विधायक हैं संजय शिरसाट, जिन्होंने कहा है कि संजय राउत को मोहरा बनाकर चले हैं शरद पवार। तो ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार की रणनीति रही है, और आज वही शरद पवार चुप है। आखिरकार क्यों? क्योंकि संजय राउत के साथ मिलकर उन्होंने रणनीतियां बनाई थी। तो संजय राउत के बाद अब देखा जाए उद्धव ठाकरे काफी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाल ही में संजय राउत ने उनका इंटरव्यू भी लिया था, तो आप इससे समझ सकते हैं कि संजय राउत उनकी पार्टी के लिए कितने मायने रखते हैं। तो जाहिर सी बात है बीएमसी जो होने वाले हैं उनमें संजय राउत की अहम भूमिका होने वाली थी, क्योंकि संजय राउत हर तरीके से बयानबाजी करते हुए दिखाई देते थे, चाहे उनके बयान लोगों को फालतू ही लगते थे, सभी उन्हें जाने किस किस नाम से उन्हें बुलाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो संजय राउत के बिना शिवसेना पार्टी काफी अधूरी नजर आ रही है, क्योंकि आदित्य ठाकरे अपने दम पर अकेले क्या कुछ कर लेंगे। वह तो एक युवा नेता है, एक तरीके से मान लीजिए राजनीति में उनकी शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को काफी अनुभव है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है और पूरी की पूरी बीजेपी। तो ऐसे में टक्कर देने के लिए यही लोग सिर्फ काफी नहीं होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी काफी हद तक कमजोर पड़ गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, तो चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई अब भी जारी है। एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि उनको चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए आने वाले चुनाव के लिए शिवसेना की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं संजय राउत के बिना। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन संजय राउत की जहाँ तक भूमिका है शिवसेना पार्टी में, वो बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया। लेकिन शरद पवार जैसे बड़े लीडर का उनकी गिरफ्तारी पर एक बयान तक न देना, ये कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी को भी बड़े झटके के तौर पर लग सकता है, और हो सकता है आने वाले दिनों में एमवीए गठबंधन से अलग होने का बड़ा फैसला जो है वो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ले भी सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या क्या होता है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।